हेलो दोस्तों, आप तमाम लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में इस्तकबाल है। आज हम लोग दर्जा 6 की जो किताब है साइंस की, उसके दूसरे सबक पर चर्चा करेंगे। तो आइए बग़ैर किसी देरी के इसको हम और आप शुरू करते हैं। इस सबक का उन्वान है ग़िज़ा में क्या क्या है, यानी कि भोजन में क्या क्या आता है। तो ये सबक है, सबक नंबर 2, क्लास 6 की जो साइंस की जो किताब है बिहार बोर्ड की, उसमें ये सबक दिया गया है। इसको समझते हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। पिछले सबक में हमने उन ग़िज़ाई अशिया की फ़हरिस्त बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। अपने सूबाए बिहार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खाई जाने वाली मुख्तलिफ़ अक़साम के खानों से मुताल्लिक़ भी आपने मंसूबेदार सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। रोज़ाना खाने में हम सब अलग अलग तरह की पकी हुई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं। मसलन कभी रोटी, भात, सब्ज़ी, कभी सत्तू, अचार और कभी कचरी और आलू का भरता वगैरह खाते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की पकी हुई ग़िज़ाई अशिया के साथ कुछ कच्ची ग़िज़ाई अशिया की शक्ल में मूली, गाजर, टमाटर और दूसरी हरी सब्ज़ियों को सलाद की शक्ल में लेते हैं। उन सभी ग़िज़ाई अशिया से ही ज़ायक़ा दार ग़िज़ाएँ या खाने तैयार होते हैं और उन खानों से ही हमारी भूख ख़त्म होती है। खाने में अगर एक ही ग़िज़ाई अजनास पके खाने से ज़्यादा बहुत कम खाते हैं तो क्या हमें तवानाई और चुस्ती हासिल होगी? खाने में अगर एक ही ग़िज़ाई अजनास से पके खाने ज़्यादा या बहुत कम खाते हैं तो क्या हमें तवानाई और चुस्ती हासिल हो सकेगी? तो ग़िज़ाई अजनास, इसको हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको खाद्य पदार्थ बोला जाता है हिंदी में। इसको आप समझ लेंगे कि अगर हम एक ही तरह की चीज़ से रोज़ाना खाना बनाएंगे, मान लीजिए रोज़ाना हम चावल का भात बना लेंगे और रोज़ाना आलू की सब्ज़ी हम खाएंगे, तो क्या उससे हमें तवानाई और चुस्ती हासिल हो सकेगी? यानी जिसको ये कह सकते हैं कि स्फूर्ति और ताकत हमें मिल सकती है। तो आप ये कहेंगे कि नहीं, हमें सिर्फ़ एक तरह के खाद्य पदार्थ को खाने की शक्ल में बनाकर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे जिस्म को तवानाई और ताकत नहीं मिल सकती है। तो मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई मादों में कौन सी अशिया होती है ना? अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, इसका ये मतलब हुआ। हम जानते हैं कि हर एक ग़िज़ाई अजनास कई किस्म के कच्चे सामानों से बने होते हैं जो हमें पौधों या जानदारों से हासिल होते हैं। टेबल 2.1 में सूबाए बिहार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कौन सी ग़िज़ाई अशिया ख़ास तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, फ़हरिस्त बनाइए। अब देखिए, ये रियासत के इलाक़े यानी अपने बिहार में जो मगध का इलाक़ा है और भोजपुर है, उसी तरह से भोजपुर के बाद जो बज्जिका के इलाक़े हैं, वो असल बज्जिका था, बज्जिका। इसमें जीम को डबल कर दिया गया है, इसमें ये तशदीद दे सकते थे। ये जो है बज्जिका, तो ये बज्जिका का इलाक़ा है और उसे मिथिला के इलाक़े हैं। और उसके बाद अंग का इलाक़ा जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर खाई जाती हैं। बहुत सारी जगहों में जो है कि लोग जो है कि लिट्टी चोखा खाते हैं और उसी तरह से बहुत सारी जगहों में जो है लोग मलपुआ खाते हैं। और उसी तरह से अगर सीमांचल में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर आप बगिया, भक्का और इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर उन चीज़ों का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर वो किस दाल से बनती हैं और कौन सी सब्ज़ियाँ और दूसरे किस्म की कौन कौन सी ग़िज़ाएँ वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये आप लिख सकते हैं। तो अब तो तकरीबन बिहार में अक्सर चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो बिहार के अक्सर इलाक़ों में वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये भी बात है, लेकिन ख़ास किसी इलाक़े का कोई ना कोई अपना एक डिश होता है जिससे वो इलाक़ा जाना जाता है और उससे उसकी पहचान होती है। क्या आप अपने सूबा के दूसरे सूबों की आम ग़िज़ाओं के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप अपने सूबे के अलावा
दूसरे सूबों की आम ग़िज़ाओं के बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं तो मालूम कीजिए कि इडली, डोसा, मक्के की रोटी वग़ैरह किन सूबों की ग़िज़ाएँ हैं? उसे टेबल 2.2 में दर्ज करें। तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा साउथ इंडिया है, यानी कि ये जो चेन्नई है या फिर जो है कर्नाटक वग़ैरह का जो एरिया है, इसमें लोग इडली, डोसा, सांभर वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं। इडली, डोसा वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से आप अगर पंजाब जाएंगे तो वहाँ आपको मक्के दी रोटी और सरसों दा साग वहाँ का बहुत ही फेमस डिश है। लोग बड़ा शौक़ से वहाँ पर खाते हैं और बनाते हैं और बहुत ही लजीज बनता है। तो ये हर एक स्टेट का भी अपना कुछ खान पान होता है। उसी तरह से आप यूपी जाएंगे तो वहाँ पर लखनवी बहुत सारे डिश हैं जो कि तरह तरह के चीज़ों से उसको इस्तेमाल किया जाता है और बनाया जाता है और बहुत ही लजीज होता है। तो हर एक स्टेट का, हर एक सूबे का अपना कोई ना कोई एक डिश होता है जिससे वहाँ की पहचान होती है। तो अब आइए, उन ग़िज़ाई अशिया में हमारे जिस्म के नशोनुमा, फ़रोग़ और सेहतमंद रहने के लिए कुछ ज़रूरी अज्ज़ा होते हैं। यानी कि उन जो खाद्य सामग्री है वहाँ पर, उससे हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे आवश्यक अवयव होते हैं उसमें उन चीज़ों के अंदर में, जो किसी भी स्टेट का अपना एक डिश होता है उसमें। तो हाँ, उन अज्ज़ा को हम हयातियाती कहते हैं। हमारी ग़िज़ाओं में ख़ास हयातियाती अनासिर को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। उसको हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व, याद रखिएगा। हयातियाती अनासिर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषक तत्व, याद रखिएगा इसको, तत्व। तो उन चीज़ों में हमारे लिए बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। हयातियाती अनासिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियाती नमक होते हैं। मादनियाती नमक को हिंदी में खनिज लवण कहा जाता है, ये समझ लीजिए आप। उसके अंदर मादनियाती नमक होते हैं। उसी तरह से प्रोटीन होता है, उसमें चर्बी होती है ना। प्रोटीन और चर्बी। कार्बोहाइड्रेट, आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है? यानी कि हर वो चीज़ जो हमारे खाने की शक्ल में जो हमारे पेट के अंदर जाता है और अंदर जाकर वो चीज़ हमारे अंदर शुगर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या उससे शरीर में मिठास पैदा होता है और उसका जो असर होता है उसमें मिठास होता है। तो ऐसी हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है। और उसी तरह से उसके अंदर जो है स्टार्च होता है। स्टार्च, हर वो चीज़ जो अंदर जाकर ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जो चीनी को बढ़ाता है हमारे शरीर के अंदर में, शुगर को जो बढ़ाता है, उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और प्रोटीन जो वो वैसी चीज़ें जो हमारे इसके लिए, जिस्म की नशोनुमा के लिए जिन चीज़ों का खाना हमारे लिए ज़रूरी है उसमें प्रोटीन होता है, जैसे अंडा वगैरह है। चर्बी, तेल वगैरह है, चर्बी है, गोश्त वगैरह जो चर्बीदार होता है उसके अंदर चर्बी होता है ना। तो ये हम और आप जानते हैं कि चर्बी को वसा कहते हैं। वसा, हिंदी में चर्बी को वसा कहते हैं। विटामिन और मादनियाती नमक, विटामिन और मादनियाती नमक मतलब, मादनियाती नमक कहते हैं खनिज लवण को। मादनियाती नमक, खनिज लवण, ये जो है इसको बोलेंगे खनिज लवण। खनिज लवण, इसको याद रखिएगा आप लोग, खनिज लवण, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो क्या होता है इसमें? बहुत सारे, उनके अलावा हमारी ग़िज़ाओं में रेशे और पानी भी ज़रूरी अनासिर शामिल हैं। उनके अलावा हमारी ग़िज़ाओं में रेशे और पानी भी ज़रूरी अनासिर में शामिल हैं, जिनकी ज़रूरत हमारे जिस्म को होती है। क्या सभी ग़िज़ाई मादों में ये सभी हयातियाती अनासिर मौजूद हैं? क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? ये समझ लीजिए इसको आप।
चंद आम तरीक़ों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची ग़िज़ाओं के सामानों या पके हुए खानों में कौन कौन सी हयातियाती अनासिर, यानी कि हयातियाती अनासिर मैंने बताया था पोषक तत्व, जो हमारे शरीर को, जो हमारे जिस्म को पोषक देता है, वो उसको उर्दू में हयातियाती अनासिर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी की जांच दूसरे हयातियाती अनासिर की जांच की बनिस्बत ज़्यादा आसान है। हमारी ग़िज़ाओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के तौर पर शामिल है। स्टार्च की मौजूदगी की जांच हम कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी से कर सकते हैं। स्टार्च, जिसको मंड कहा जाता है, हिंदी में स्टार्च को मंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार्च को मंड कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग क्या है कि हमारी ग़िज़ाओं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के तौर पर शामिल है। स्टार्च की मौजूदगी की जांच हम कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी से कर सकते हैं। मंड है ना, जो मंड की उपस्थिति अगर है किसी भी पोषक तत्व के अंदर में, किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर में, तो हम स्टार्च की मौजूदगी को, हम कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी, इसकी हम जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए बताते हैं, उसका पता करते हैं हम। और जांच किस तरह से किया जाए, इन जांचों के लिए आपको टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की ज़रूरत होगी, है ना। जांच को कैसे करेंगे, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? टिंचर आयोडीन, है ना, टिंचर आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इसकी ज़रूरत होगी। और उसको क्या करेंगे, इस जांच के लिए नलियों और ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। परख नली और ड्रॉपर, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इन जांचों को पके हुए खानों और कच्चे सामानों पर करें। जांच के नताइज टेबल 2.3 में दिखाए गए तरीक़ों से लिख सकते हैं। सबक 1 के टेबल 1.3 में कुछ खाने की चीज़ों के नाम लिखे गए। अपनी जांच उन पर या दूसरे हासिल शुदा खाने की चीज़ों पर कर सकते हैं। असातिज़ा किराम की हिदायतों और ताउन से खाने के सामानों को हासिल करके उन पर अपना तजुर्बा शुरू कीजिए। एक छोटा सा आप अपना एक तहकीकी तजुर्बा आप उसमें कर सकते हैं। एक महलूल तैयार कीजिए। महलूल यानी कि घोल, उर्दू में जिसको महलूल कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? घोल, लिक्विड, है ना। उसको हम तैयार करेंगे। महलूल कैसे तैयार करेंगे? आयोडीन का, है ना, छिछला महलूल तैयार करने के लिए, यानी कि आयोडीन का तनु विलयन जिसको कहते हैं, छिछला महलूल यानी कि तनु विलयन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए पानी से आधी भरी हुई जांच में थोड़ी मिक़दार 8 से 10 बूंद में टिंचर आयोडीन मिला दीजिए, है ना। तो क्या करना है हमें उसके लिए कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए आधी जो है पानी से भरी हुई जो परख नली होगी उसमें 8 से 10 बूंद टिंचर आयोडीन हमें मिलाना पड़ेगा। यानी कि एक परख नली लेंगे और उसमें आधा से ज़्यादा पानी भरेंगे और उसमें हम 8 से 10 बूंद क्या करेंगे? टिंचर आयोडीन मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट महलूल 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट का जो महलूल है, यानी इसका जो घोल है, हम क्या करेंगे? 100 ml का पानी लेंगे, यानी कि हाफ़ गिलास पानी लेंगे और हाफ़ गिलास पानी में हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाएंगे, उससे उसका घोल बन जाएगा। और उसी तरह से 100 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें मखलूत कास्टिक सोडा महलूल मिल जाएगा। 100 ml अगर पानी लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कि गिलास ज़्यादातर 200 ml का होता है, जिसमें हम लोग स्टील वगैरह के गिलास में जिसमें पानी पीते हैं, और शीशा वगैरह के भी गिलास तकरीबन 150-200 ml का होता है, और कोई उससे बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो मान लीजिए कि एक 200 ml का कोई गिलास है और उसमें हमने आधा गिलास पानी लिया और उसमें हमने 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला दिया, तो हमें क्या हुआ कि उसका हमको मखलूत कास्टिक सोडा महलूल हमारा तैयार हो जाएगा। समझ लीजिए इसको कि 100 मिलीलीटर पानी में
10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अभिष्ट यानी मखलूत, है ना, हमें कास्टिक सोडा महलूल हमारा बन जाएगा। जिस दिन खाने की जांच हो उस दिन अपने घर से टेबल में दिखाए गए मुख्तलिफ इक़साम की ग़िज़ाई सामान की पुड़िया अपने साथ लाइए। दूध, तेल, घी जैसी चीज़ों को छोटी शीशियों में लाइए। अगर किसी खाने के सामानों में स्टोरेज है तो हम आसानी से उसका मुआयना कर सकते हैं। स्टोरेज है ना, जिसके बारे में हमने क्या बतलाया था कि स्टोरेज को क्या कहते हैं, मंड कहते हैं, हिंदी में उसको मंड कहते हैं। यानी हर वो चीज़ जो अंदर जाकर वैसी शक्ल इख्तियार करता है, ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करता है हमारे अंदर, वो चीनी या शुगर में जो है कि वो चीनी हो या जो जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, अगर उसमें उसके अंदर जाने से उसमें बढ़ोतरी होती है तो ऐसी हर उस चीज़ को हम कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी समझते हैं और उसमें मंड की शक्ल होती है, जिसका हम जांच कर सकते हैं कि वो जो खाने की चीज़ें हैं, जो ग़िज़ाई अजनास है या वो चीज़ जिसको हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, उसके अंदर मंड है कि नहीं है। इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको ऐसे जांचेंगे। स्टोरेज को कैसे जांचेंगे, यानी कि जो मंड है उसको हम कैसे जांचेंगे। हमारे खाने में स्टोरेज के जांच के लिए खाने के कुछ सामानों की कम मिक़दार लीजिए। जो भी सामान है उसकी कम मिक़दार हमें लेनी है, यानी थोड़ी सी मिक़दार हमें उसकी लेनी है जिस चीज़ को भी जांचना है। इसमें आयोडीन के हल्के महलूल की कुछ बूंदें डालिए। हमने जो आयोडीन का महलूल बनाया था, यानी कि क्या किया था हमने अभी कि आयोडीन का जो महलूल बनाया था, आयोडीन का जो घोल बनाया था, हमने अभी जो बतलाए थे कि परख नली के अंदर हम थोड़ा पानी लेंगे और पानी लेने के बाद 8 से 10 बूंद उसके अंदर टिंचर आयोडीन जब मिला देंगे तो क्या होगा कि वो उसका महलूल बन जाएगा, आयोडीन का घोल बन जाएगा। टिंचर आयोडीन का जो घोल बनेगा तो क्या करना है कि उसी आयोडीन के घोल से अब हम प्रोटीन इसको जांचेंगे, किसको जांचेंगे, स्टोरेज को जांचेंगे। हमारे खाने में स्टोरेज की जांच के लिए खाने के कुछ सामानों की कम मिक़दार लीजिए। उसमें आयोडीन के हल्के महलूल की कुछ बूंदें डालिए। ग़िज़ाई अशिया के रंग में होने वाली तब्दीली को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग स्टोरेज की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। यानी कि हमने जो टिंचर आयोडीन का जो महलूल बनाया था, उसका जो घोल बनाया था हमने, ये तनु विलयन जिसको बोलते हैं, घोल जब हमने तैयार किया था, तो अब उस घोल का जो है कि क्या करेंगे, कुछ बूंदें हम ऐसी चीज़ में डालेंगे जिसके बारे में हमें ये तजुर्बा करना है कि इसके अंदर स्टार्च यानी मंड है कि नहीं है, कि उसके अंदर जो है कि मीठापन है कि नहीं है। अगर इस चीज़ का हम एहसास और उसकी जांच करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि आयोडीन का जो महलूल है उसकी कुछ बूंदें डालेंगे। तो उसके जो बूंद है जब हम डालेंगे तो उस बूंद का, उस महलूल का और उन जो लिक्विड है जो भी, तो उसका जो रंग है वो नीला या काला हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि उसके अंदर स्टार्च है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब समझिए, इस जांच को दूसरी ग़िज़ाई अजनास के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किस में स्टार्च है या नहीं। अपने मुशाहिदे को टेबल 2.3 में दर्ज कीजिए। अब प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए किसी ग़िज़ाई अशिया की थोड़ी सी मिक़दार लीजिए। जिस ग़िज़ाई अशिया की जांच करनी है, अगर वो ठोस है तो पहले उसका मुरक्कब या सफ़ूफ़ बनाने की ज़रूरत है। यानी कि हमें जिन चीज़ों की भी जांच करनी है, जिस भी खाद्य पदार्थ की जांच करनी है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको सफ़ूफ़ यानी कि उसको जो है कि बिल्कुल पीस लेंगे। चूरन की जो शक्ल होती है, चूरन की तरह हम उसको बिल्कुल बनाएंगे। चूरन को सफ़ूफ़ बोलते हैं। और उसका या तो मुरक्कब यानी कि उसको जैसे गूंधा हुआ जो आटा होता है, उसके अगर वो गीली चीज़ है तो उसको हम पेस्ट जैसा होता है, पेस्ट की तरह हम उसको बनाएंगे। तो तब जाके हम उसको जांचेंगे। ग़िज़ाई अशिया की थोड़ी सी मिक़दार को पीस कर या महीन करके उसके सफ़ूफ़ को एक साफ़ जांच नली में
डाल दें और 10 बूंद पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। ग़िज़ाई अशिया की थोड़ी मिक़दार को पीसकर या महीन करके उसके सफ़ूफ़ को एक साफ़ जांच नली में डाल दें और 10 बूंद पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। ठीक है, उसको हिला लेना है। तो हमने क्या किया कि उसको परख नली में डाला, जिस चीज़ को भी हमें जांचना था उसको पहले हमने पाउडर बनाया या हमने उसको जो है कि पेस्ट बनाया, और पेस्ट या पाउडर बनाने के बाद हमने परख नली में डाला, और परख नली के अंदर में जब हमने उसको डाला और जो है उसके अंदर हमने कुछ पानी भी मिला दिया और मिलाकर उसको अच्छी तरह से हिला दिया। और हिलाने के बाद अब हम उसमें क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से जांच नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का महलूल और 10 बूंद कास्टिक सोडा का महलूल डालिए। देखिए बिहार बोर्ड की किताबें हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं कि इसमें क्या क्या कहा है कि ड्रॉपर की मदद से परख नली, तो यहाँ पर जहाँ पे भी परख नली कई जगह मैंने देखा है कि उसमें जांच नली जो लिखा गया है तो सिर्फ जांच लिखा है और नली उसमें छूट गया है। और उसी तरह से कॉपर सल्फेट का महलूल और 10 बूंद कास्टिक सोडा को इन्होंने कास्टिल सोडा लिख दिया है। बहरहाल क्या करना है कि उसके अंदर जो है कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट का महलूल यानी कि कॉपर सल्फेट का जो हमने घोल तैयार किया था उसको, और 10 बूंद जो है कि कास्टिक सोडा का घोल जो हमने तैयार किया था उसको। तो ये दोनों जो है कि हम लोग उस परख नली में डालेंगे जिसमें हमने ऐसी चीज़ को डाला है जिसके बारे में हमें ये जांच करना है कि उसके अंदर प्रोटीन है या कि नहीं। तो ऐसी चीज़ हमने पाउडर की शक्ल में डाला था या हमने उसको पेस्ट की शक्ल में डाला था, और पेस्ट या पाउडर की शक्ल में डालने के बाद हमने क्या किया कि उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का महलूल यानी कि कॉपर सल्फेट का घोल और कास्टिक सोडा का महलूल यानी कि कास्टिक सोडा का घोल हमने 10 बूंद डाला और कॉपर सल्फेट का घोल हमने 2 बूंद डाला, और अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनटों के लिए जांच नली को रख देना है। क्या जांच नली का मादा बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाने की चीज़ों में प्रोटीन की मौजूदगी को जाहिर करता है, यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन होगी उसका रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी। तो हमने ये देखा कि प्रोटीन की जब हम जांच करते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का महलूल डालते हैं या कास्टिक सोडा का जो है कि 10 बूंद उसका डालते हैं, तो उससे हम प्रोटीन की जांच करते हैं और उसका जो रंग हो जाता है वो बैंगनी रंग हो जाता है, और वही प्रोटीन की जांच और प्रोटीन की मौजूदगी वो जाहिर करता है कि इस चीज़ के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी अशियाई खुर्दनी है, ग़िज़ाई अजनास है, उसके अंदर प्रोटीन है, तो उसका रंग जो है कि बैंगनी हो जाएगा। और उसी तरह से जब हम मंड की जांच कर रहे थे, स्टार्च की जब हम जांच कर रहे थे, तो हमने उसमें उसका जो रंग देखा वो कैसा देखा, नीला या काला देखा, और हमने उसमें क्या जांचने के लिए क्या मिलाया था, टिंचर आयोडीन का जो घोल हमने तैयार किया था, हमने टिंचर आयोडीन का घोल किस चीज़ में डाला था, कि जिस चीज़ में हमें ये मालूम करना था कि उसके अंदर मंड यानी कि स्टार्च है कि नहीं है, और जिस चीज़ में हमें ये मालूम करना है कि प्रोटीन है या नहीं है, तो हमें उसमें कॉपर सल्फेट का महलूल या फिर कास्टिक सोडा का महलूल, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा हमें डालना है, और उससे उसका जब रंग बैंगनी हो जाएगा तो बैंगनी रंग की मौजूदगी इस चीज़ को जाहिर करता है कि उस चीज़ के अंदर प्रोटीन है। अब आप इस जांच को दूसरी ग़िज़ाई अशिया के साथ दोहरा कर देखिए। अब चर्बी की जांच, चर्बी है ना, जिसको हिंदी में वसा कहते हैं, ऐसी चीज़ जिसके अंदर फैट हो, हाँ ऐसी चीज़ जिसके अंदर वसा हो, तो हम उसको जांचेंगे। तो अब उसको कैसे जांचेंगे, ग़िज़ाई अशिया की थोड़ी सी मिक़दार लीजिए, उसे कागज़ के टुकड़ों में लपेट कर कूटिए, ख़याल रहे कि कागज़ फटने ना पाए। अब कागज़ को सीधा कर लें और उस जानिब तवज्जो दें, क्या उस पर तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं? कागज़ को किसी रोशनी के सामने लाइए, क्या आपको उस धब्बे से होकर आने वाली रोशनी धुंधली दिखाई देती है? यानी कि उस कागज़ के अंदर हमें तेल का जो है कि
थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हमें उसकी चिकनाहट और उसकी मौजूदगी हमें नज़र आएगी, तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि उसके अंदर चर्बी है, या कि ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है कि वसा है। वसा, हिंदी में चर्बी को वसा कहते हैं। कागज़ पर तेल का धब्बा ग़िज़ाई अशिया में चर्बी की मौजूदगी ज़ाहिर करता है। ग़िज़ाई अशिया में कभी कभी पानी की भी कुछ मिक़दार हो सकती है। ऐसे में उन मादों को कागज़ पर आहिस्ता आहिस्ता रगड़िए और कुछ वक्फ़ा के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि ग़िज़ाई अशिया से कुछ पानी आया हो तो वो जज़्ब हो जाए। उसके बाद अगर कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो ये मालूम होता है कि ग़िज़ाई अशिया में चर्बी नहीं है। यानी ऐसी चीज़ जिसके अंदर चर्बी भी हो, यानी कि वसा भी हो, और उसके अंदर पानी की भी कुछ मिक़दार हो, तो क्या होगा कि पानी को हम धूप में सुखा सकते हैं और तेल का जो धब्बा है वो रह जाएगा, और जिससे ये मालूम होगा कि नहीं, इस चीज़ के अंदर पानी के साथ साथ वसा भी है, यानी कि चर्बी भी है। टेबल 2.3 में दर्ज ग़िज़ाई अशिया में हयातियाती अनासिर की जाँच कीजिए, है ना। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि तालिका 2.3 में वर्णित खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की जांच कीजिए। जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो पोषक तत्व हैं, यानी कि उसके अंदर क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है या उसके अंदर जो है कि वसा है या उसके अंदर प्रोटीन है, हम उसकी जांच कर सकते हैं। ये जो टेबल दिया गया है कि कच्चा आलू, इसके अंदर क्या हो सकता है। कच्चा आलू के अंदर हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। उसके अंदर स्टार्च है। कच्चा आलू के अंदर स्टार्च यानी कि मंड है, उसके अंदर मंड है, कार्बोहाइड्रेट कच्चा आलू के अंदर होता है, और प्रोटीन है कि नहीं है। हम उसको जांचने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने बतलाया था कि प्रोटीन की जांच के लिए हम कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का घोल जब हम उस पर डालेंगे, अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो कच्चा आलू अगर बैंगनी हो जाता है तो ये मालूम हो जाएगा कि उसके अंदर प्रोटीन है। अगर नहीं होता है तो हम ये समझ लेंगे कि हाँ, इसके अंदर इसका रंग बैंगनी नहीं हुआ तो इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। दूध के अंदर प्रोटीन होता है ना, दूध के अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि दूध में क्या नहीं होगा, उसके अंदर जो वसा है, वसा नहीं होगा। दूध के अंदर वसा नहीं होगा, दूध के अंदर वसा, चर्बी नहीं होगी। उसी तरह से मूंगफली है, जानते हैं कि मूंगफली का तेल मिलता है बाज़ार में, तो इसके अंदर चर्बी है ना, इसके अंदर चर्बी है, इसके अंदर वसा है, ये समझ लीजिए। तो इसी तरह से हम तमाम चीज़ों की जांच कर सकते हैं, इसी तरह से हम तमाम चीज़ों की जांच कर सकते हैं। चावल के अंदर भी हमें क्या मिलेगा, हमें चावल के अंदर भी हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, हमें स्टार्च मिलेगा चावल के अंदर में। चावल जो है उसके अंदर हमें स्टार्च मिलेगा, उसके अंदर हमें चावल के अंदर स्टार्च मिलेगा। क्यों? क्योंकि चावल में भी स्टार्च है, चावल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसी तरह से इन तमाम चीज़ों का आप चाहें तो अपना तजुर्बा कर सकते हैं, इस तरह से उन तमाम चीज़ों को आप जांच सकते हैं। क्या किसी ग़िज़ाई अशिया में एक से ज़्यादा हयातियाती अनासिर होते हैं? उसके लिए आप किसी एक ग़िज़ाई अशिया पर स्टार्च, प्रोटीन और चर्बी की जांच करके मुशाहिदा करें कि उसमें एक से ज़्यादा हयातियाती अनासिर है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी के अलावा विटामिन और मादनियाती नमक जैसे दूसरे हयातियाती अनासिर भी हमारे मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया में मौजूद रहते हैं। उन सभी हयातियाती अनासिर की हमें क्यों ज़रूरत होती है ना। इन तमाम हयातियाती अनासिर जो है, इसके अलावा भी क्या होता है, ये जो हयातियाती अनासिर है यानी कि जो पोषक तत्व है, उसके अलावा भी क्या है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर में मादनियाती नमक होता है, उसके अंदर विटामिन होता है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, बल्कि विटामिन भी होता है और मादनियाती नमक भी होता है, जिसको मादनियाती नमक को हम हिंदी में खनिज लवण कहते हैं, वो भी होता है। इन सभी हयातियाती अनासिर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो
आइए जानिए, कैसे जानेंगे? मुख्तलिफ हयातियाती अनासिर हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट खुसूसी तौर पर हमारे जिस्म को तवानाई बख्शता है। चर्बी से भी हमें तवानाई मिलती है। हकीकत यह है कि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में चर्बी से हमें ज़्यादा तवानाई मिलती है। चर्बी और कार्बोहाइड्रेट के मुरक्कब हमें तवानाई देने वाली ग़िज़ाएँ कहलाते हैं। चर्बी और कार्बोहाइड्रेट के मुरक्कब हमें तवानाई देने वाली ग़िज़ाएँ कहलाते हैं। यानी वो चीज़ जिसके अंदर मंड भी हो और जिसके अंदर क्या हो, वसा भी हो, यानी कि चर्बी भी हो, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा हमें तवानाई देगा, है ना। वैसी चीज़ें ज़्यादा ताकत बख्श हैं, तो वो हमारे जिस्म को तवानाई देता है। अब यहाँ पर यह समझ लीजिए कि चर्बी के कुछ ज़राए, है ना, चर्बी के ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर देखिए कि सोयाबीन का तेल है, और उसी तरह से क्या है कि सरसों का तेल है, उसी तरह से यहाँ पर नारियल का तेल है, और फिर ये तिल है, इस तिल के अंदर भी वसा होता है, यानी कि चर्बी होती है उसके अंदर में, और उसी तरह से सूरजमुखी का तेल है, उसी तरह से मूंगफली है, और फिर जो है कि गिरी जितने भी होते हैं उसके अंदर भी वसा होता है, उसके अंदर तेल पाया जाता है, रोगन उसके अंदर होता है। तो ऐसी हर वो चीज़ जिसमें रोगन हो, चर्बी हो, जिसको चर्बी को हम लोग वसा बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी हमें तवानाई उससे भी हमें मिलती है। और उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें हासिल होता है, यानी कि उन चीज़ों के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मंड होता है उन चीज़ों के अंदर में। तो देख लीजिए इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें मंड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को दिया गया है कि आलू में मंड होता है, आलू में मंड होता है, और उसी तरह से बाजरा में होता है, गेहूँ में, मकई में, गन्ने के अंदर में, और पपीते में, आम और चावल वगैरह में, है ना। इन सारी चीज़ों में उसी तरह से जैसे शक्करकंद हम खाते हैं, उसके अंदर भी हमें मंड मिलता है, और वो फिर हमें कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में हमारे जिस्म को तवानाई उन सारी चीज़ों से हमें मिलती है। ये सबक कुछ ज़्यादा लंबा है, मुझे लगता है कि इसको तीन मरतबा इसको 3 पार्ट्स इसके बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। तो चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा करके इस सबक को हम यहीं पर मौकूफ़ करते हैं, और उसके बाद उसको दूसरे पार्ट में आगे की जो बातें हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रोटीन जो है कि प्रोटीन के वो जो ज़राए हैं जिसको नबाताती ज़राए कहते हैं, यानी कि प्रोटीन के जो पादप स्रोत हैं, पादप स्रोत, उसमें क्या क्या आता है। देखिए इन्होंने भी फिर इस किताब में भी इन्होंने गलती की है कि यहाँ पर दे दिया है नबाताती ज़राए, यहाँ पर नबाताती ज़राए दे दिया है, और ये जो है कि जबकि जानदार ज़राए हैं, और यहाँ पर दे दिया है इन्होंने जानदार ज़राए, और ये सारे जो है कि नबाताती ज़राए इस किताब में। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इन किताबों को हम और आप इस्तेमाल कम करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करके इसमें रखे हुए हैं, हम लोग बोल नहीं पाते। तो समझिए कि क्या करना है इसमें, कि असल में ये जो है ये नबाताती ज़राए नहीं है, ये जानदार ज़राए हैं। प्रोटीन के जो जानदार ज़राए हैं, यानी हर वो चीज़ जो हमें जानदारों से हासिल होती है और उसके अंदर प्रोटीन होता है। तो उसमें क्या क्या है कि उसके अंदर गोश्त है, उसके अंदर क्या है, गोश्त है, उसी तरह से दूध है, गोश्त है, और पनीर से हमें हासिल होता है प्रोटीन, और अंडा से, और उसी तरह से मछली से, है ना। इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन हासिल होता है। और उसी तरह से जो प्रोटीन के नबाताती ज़राए हैं, यहाँ पे इन्होंने जानदार ज़राए लिखा हुआ है, ये जो नबाताती ज़राए हैं प्रोटीन के, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए कि हमें उसमें वैसी चीज़ें जिनसे प्रोटीन हासिल होती हैं, और वो पादप स्रोत हैं। हिंदी में
यानी कि उन चीज़ों को जो कि पेड़ पौधों से हमें हासिल होता है उसको हम पादप बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पादप। और जो जानदार से जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं उनको क्या बोलते हैं? जंतु स्रोत। इसको बोलते हैं जंतु स्रोत और इसको बोलते हैं पादप स्रोत, यानी कि नबाताती ज़राए। तो ये समझ लीजिए कि किन चीज़ों में है कि राजमा की दाल है ना, राजमा की दाल, उसी तरह से तुअर की दाल, उसी तरह से मूंग की दाल, और मूंग की दाल के अंदर भी प्रोटीन है, और उसी तरह से चना है, मटर है, सोयाबीन है, कि इन सारी चीज़ों में हमें क्या है कि प्रोटीन मिलता है, इनसे प्रोटीन हासिल होता है। और ये पादप स्रोत हैं, यानी कि प्रोटीन के जो है कि नबाताती ज़राए हैं, प्रोटीन के नबाताती ज़राए हैं, ये सारी चीज़ें जिनसे हमें प्रोटीन हासिल होता है। हमारे जिस्म के बढ़ने और सेहतमंद रहने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, यानी कि जो हमारा जिस्म है उसको बढ़ने के लिए और उसको सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। आप तमाम लोग हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे हिम्मत और हौसला मिले। और अगर इसमें आप लोग चाहते हैं कि कुछ तरमीम हो और कुछ नयापन हो, क्योंकि जो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जो उर्दू है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू जानते हैं लेकिन साइंस को नहीं जानते, और अगर वो हिंदी में साइंस को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि उसके जो अल्फाज हैं और उसके जो तरीक़े हैं उससे उसे साइंस के अल्फाज बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए मैं उसको उर्दू में आप तमाम लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और करता हूँ, और हिंदी के वो अल्फाज जो कि साइंस में समझने के लिए ज़रूरी है, और जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है कि वहाँ उर्दू का रस्मुल ख़त और उर्दू ज़बान का वहाँ पर इस्तेमाल ना हो, वहाँ पर हिंदी में आपसे सवाल किया जाए, लेकिन समझ में आपको अगर आ जाएगा कि इस सवाल का कहना और इसका मकसद क्या है, तो आप फिर वहाँ पर जवाब दे पाएंगे और दे सकेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है और आप लोग इसमें कुछ और इजाफ़ा करने के लिए अगर आप कहते हैं, या कुछ और तरमीम करने के लिए कुछ कहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग, वो अहबाब जो कि उर्दू जानते हैं, उर्दूदां हैं, लेकिन वो साइंस वगैरह को अभी तक नहीं पढ़े हैं किसी भी भाषा में, या हिंदी में पढ़ते हैं तो उसको सही से समझ में नहीं आती है, ताकि उनको इससे फ़ायदा हासिल हो सके और मुझे हिम्मत और हौसला मिले। आप तमाम लोगों से हमें दुआएं मिलें ताकि हम और आप के जिस भी तरह के किसी भी कॉम्पिटिटिव मुकाबला जाती है इम्तिहान में अगर हम हिस्सा लेना चाहें तो वहाँ पर हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा